हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने आ रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अभी तुरंत हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म किया है और आज से हम लोग शेयर्स का वैल्यूएशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का थियरी पार्ट जो है, इंट्रोडक्शन वाला जो क्लास होता है, आज हम लोग थियरी पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। शेयर्स का वैल्यूएशन का मतलब क्या है, इसकी नेसेसरी यानी नेसेसिटी क्या है, यानी नेसेसरी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, शेयर का वैल्यूएशन करने की क्या आवश्यकता है, क्या है ज़रूरत। फिर हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, कितने मेथड अलग अलग हैं, वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह वगैरह, शेयर से कितने वैल्यू होते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शेयर्स के वैल्यू को अफेक्टेड कर देती है, प्रभावित कर देती है, जिसके कारण शेयर्स का वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे। आज हम लोग पूरा थियोरी जो है इस चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। कल से जो है हम लोग इस चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मीनिंग का बात करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है, आइए। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स मीन सच असेसमेंट ऑफ वैल्यू। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन, इसका वैल्यूएशन ऑफ वैल्यू एट विच दे आर परचेज्ड। जब किसी शेयर्स को परचेज किया जाता है, जब सेल किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है और कंसिडर्ड फॉर टैक्स असेसमेंट, या फिर टैक्स का असेसमेंट, कितना टैक्स पे करना है उसका कंप्यूटेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को टाइम टू टाइम जो है शेयर्स का वैल्यूएशन करना पड़ता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड स्टेट्स अबाउट द पोजीशन ऑफ शेयर कैपिटल टू द शेयर होल्डर्स एंड वेरियस अदर पार्टीज। और टाइम टू टाइम जो हम लोग शेयर का वैल्यूएशन करते हैं, जिससे हम लोग का जो जितने भी कंपनीज में जो अदर पार्टीज हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, जो हमारे डेटर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, और कंपनी के खुद के लिए भी जो है शेयर्स के एग्जैक्ट वैल्यू या फिर रियल वैल्यू या कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू का जरूरत पड़ता है। इसलिए टाइम टू टाइम हम लोग को शेयर्स का वैल्यूएशन करने का जरूरत पड़ता है। हियर इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। तो ये आपका कंपनीज एक्ट, कंपनीज में सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 जो है, इसमें कहता है कि शेयर क्या है। तो शेयर कैपिटल का जो शेयर है, शेयर कैपिटल का जो एक हिस्सा है, इसी को हम लोग बोलते हैं शेयर्स। अब हम लोग बात करेंगे नेसेसरी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। शेयर्स का वैल्यूएशन करने का क्या आवश्यकता है, क्या है जरूरत, क्यों करते हैं वैल्यूएशन। फॉलोइंग केसेस, कुछ केसेस हैं, देखिए। व्हेन 2 और मोर देन 2 कंपनीज अमलगमेट, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज मेड। जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी आपस में मिल करके कोई एक नया कंपनी बनाते हैं, अमलगमेशन इसको हम लोग बोलते हैं, एकीकरण। तो इसके लिए हम लोग को शेयर्स का वैल्यूएशन करना पड़ता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी से जब मिल जाएगी, तो जो कंपनी ने आकर के अमलगमेट किया दूसरे कंपनी में, तो उसको तो कुछ पे करना पड़ेगा। तो पहली कंपनी जो है जिसमें दूसरी कंपनी आकर मिल गई, तो दूसरी कंपनी को तो कुछ पे करना पड़ेगा। तो उसके शेयर्स का वैल्यू आज के डेट में कितना है, तब तो पता चले कि पे कितना करना है। तो इसीलिए अमलगमेशन के टाइम में हम लोग को शेयर्स का वैल्यूएशन करना पड़ता है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज मेड व्हेन शेयर्स ऑफ वन टाइप आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑफ अनदर टाइप। एक टाइप का शेयर्स को जब दूसरे टाइप के शेयर्स में कन्वर्ट करना हो, यानी जब हमारा प्रेफरेंस शेयर हो, इसको हम लोग अगर इक्विटी शेयर में ट्रांसफर करना चाहते हैं, सॉरी कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर इक्विटी शेयर को अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसे केसेस में हम लोग को शेयर्स का वैल्यूएशन करने का जरूरत पड़ता है। When absorption of a company takes place, valuation of shares is made। जब absorption होता है, absorption जो है ये भी अमलगमेशन के अंदर ही आता है। अमलगमेशन एक अम्ब्रेला टर्म है, वाइडली टर्म है, मदर टर्म है। अमलगमेशन के अंदर में एक तो अमलगमेशन खुद है, इसके बाद है absorption, फिर है रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। तो अमलगमेशन के अंदर ही आ गया है absorption। absorption कहता है कि जब कोई कंपनी दूसरे कंपनी को एब्जॉर्ब कर ले, अपने में मिला ले, और फिर दूसरी कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के केस में भी हम लोग को दूसरी कंपनी के शेयर्स का वैल्यूएशन करना पड़ता है। ये भी एक कारण हो गया।
When one company wants to become holding company and another company, it requires more than 50% of the company on the occasion valuation of shares. होल्डिंग कंपनी आपने सुना होगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इसी सब्जेक्ट में हम लोग का आगे जाकर कहीं हम लोग होल्डिंग कंपनी भी पढ़ेंगे। तो जब कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी के 50% से ज़्यादा का शेयर्स अगर खरीद ले, जिस कंपनी ने खरीद लिया उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, यानी जिस कंपनी ने दूसरे कंपनी के शेयर्स 51% एटलीस्ट 51% शेयर को होल्ड कर लिया उसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। दूसरी कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी बोलते हैं। तो जब किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स को होल्ड करना हो, यानी होल्डिंग का जब कॉन्सेप्ट डेवलप होने वाला हो, तो ऐसे केसेस में हम लोग को शेयर्स का वैल्यूएशन करना पड़ता है। व्हेन सम कंपनीज आर टेक ओवर बाय द गवर्नमेंट, कंपनसेशन इज टू पेड बाय द गवर्नमेंट। जब कोई एक कंपनी को जब कोई कंपनी को गवर्नमेंट अंडरटेक कर ले, गवर्नमेंट उस कंपनी को अगर खरीद ले, बाय कर ले, परचेज कर ले, अंडरटेक कर ले, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट को जरूरत पड़ता है कि उस कंपनी को जो पे किया जाएगा, तो पे करने के लिए उसको कितना अमाउंट पे करना है। तो शेयर्स का वैल्यूएशन क्या आता है उस कंपनी का, तभी तो पता चलेगा कि आज के डेट में इसके टोटल शेयर्स का वैल्यू कितना है, 10 लाख का है, 50 लाख का है, 2 करोड़, 400 करोड़, तो हम लोग पे कर सके। ये कारण है। When some shareholders do not give their consent for reconstruction of a company, their shares are valued for the purpose of acquisition. Reconstruction, consent of reconstruction. Consent का मतलब है मंजूरी या स्वीकृति या एक्सेप्टेंस। तो जब कोई कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन करना हो, रिकंस्ट्रक्शन पुनर्गठन, तो पुनर्निर्माण, पुनर्गठन या रिकंस्ट्रक्शन जो भी कह ले, तो रिकंस्ट्रक्शन के केस में हम लोग को शेयर्स का वैल्यू कम ज़्यादा करना पड़ता है, शेयर्स की संख्या यानी नंबर ऑफ शेयर्स को कम ज़्यादा करना पड़ता है, शेयर्स को कन्वर्ट करना पड़ता है दूसरे शेयर्स में। इन सब को करने के लिए पहले तो हमारे शेयर्स का वैल्यू पता होना चाहिए, तो जिसके लिए हम लोग को शेयर्स का वैल्यूएशन करना पड़ता है। फिर आते हैं वैल्यूएशन ऑफ सच शेयर्स इज मेड विच आर नॉट कोटेड इन स्टॉक एक्सचेंज। जब हमारे शेयर्स जो है, वैल्यूएशन ऑफ सच शेयर्स इज मेड विच आर नॉट कोटेड इन स्टॉक एक्सचेंज, जब हमारे शेयर्स जो है ये स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड ना हो, स्टॉक एक्सचेंज का लिस्ट में जब हमारे शेयर्स ना हो, तो टाइम टू टाइम हमारे शेयर्स का वैल्यूएशन करना पड़ता है। और जब हम लोग अपने शेयर्स को कोट करना चाहे, तब भी हम लोग को शेयर्स का वैल्यू पहले करना होता है। ऑन द सेल ऑफ बिजनेस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इट्स करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, इट्स शेयर्स आर वैल्यूड। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को किसी दूसरे कंपनी को या किसी दूसरे को सेल करना चाहती है, तब भी ऐसे केसेस में कंपनी को अपने बिजनेस का वैल्यू जानने के लिए शेयर्स का वैल्यू जानना होता है, शेयर्स का वैल्यूएशन करना पड़ता है। इफ द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ शेयर्स, दिस शेयर्स आर वैल्यूड फॉर द पर्पस ऑफ वेल्थ टैक्स। कंपनी को टाइम टू टाइम जो है अपना वेल्थ टैक्स पे करने के लिए वेल्थ का वैल्यूएशन करना पड़ता है, तो शेयर्स का भी वैल्यूएशन करना पड़ता है। शेयर्स भी जो है कंपनी के लिए एक तरह कैपिटल तो है, कैपिटल भी तो वेल्थ होता है कंपनी के लिए। On many occasions, shares of trust companies and finance companies are valued. बहुत बार बहुत सारे कंपनीज के जो है ट्रस्टीज होते हैं, ट्रस्ट कंपनीज होते हैं, तो चाहे ट्रस्ट कंपनीज हो या फिर फाइनेंस कंपनीज हो, शेयर्स का वैल्यूएशन करना जरूरी है, करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे ओकेजन जब डेवलप हो जाते हैं, तब अराइज होते हैं तब। When bank gives loan on the security of the shares, जब बैंक किसी दूसरी कंपनी को या किसी कंपनी को जब लोन देना चाहती है, यानी जब कोई कंपनी किसी बैंक से लोन लेना चाहती है, तो ऐसे केसेस में कंपनी को अपने शेयर्स का वैल्यूएशन करना पड़ता है और ये बताना होता है बैंक को कि हमारे टोटल शेयर्स का वैल्यू इतना है, यानी हमारा कंपनी आज के रेट में जो है 200 करोड़ की है, 500 करोड़ की है या 1000 करोड़ की है, तो हम लोग को इतना लोन चाहिए। बैंक ये जानना चाहती है कि हम आपको लोन देंगे तो आपका वैल्यू आज के रेट में कितना है, और किसी भी कंपनी का वैल्यू उसके शेयर्स के वैल्यू से ही हम लोग उसका आकलन कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, जान सकते हैं। इन अदर केसेस when where valuation of shares is required as per the requirements of the particular cases, valuation of shares is made। कभी कुछ ऐसी जरूरत आन पड़ती है, कभी ऐसा कोई जरूरत होता है, आवश्यकता होती है कि शेयर का वैल्यूएशन करने की जरूरत है, तो करते हैं वैल्यूएशन। एट द टाइम ऑफ असेसमेंट बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा भी ये कहा जाता है कि आप अपने शेयर्स का वैल्यूएशन करें, शेयर का वैल्यू आज के डेट में कितना है बताना होता है। तो ये हो गया इनकम टैक्स। अभी हम लोगों ने देखा था वेल्थ टैक्स, फिर एक कैपिटल गेन, फिर कुछ ड्यूटीज ऐसे होते हैं जिसके कारण हम लोग को शेयर्स का वैल्यूएशन करने की जरूरत होती है। When shares are given by a company not listed as a gift to anybody, it may be necessary for the purpose of assessing gift tax to put a value on the shares।
कभी कभी ना हम लोग गिफ्ट देते हैं ना, तो कोई कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्टर्स को या अपने फाउंडर मेंबर्स को अलग अलग ओकेजन या फेस्टिवल में कुछ शेयर्स गिफ्ट के फॉर्म में दे सकती है, जो बोनस शेयर भी गिफ्ट के फॉर्म में ही दिया जा सकता है, दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में जब कंपनी कुछ शेयर्स किसी दूसरे को गिफ्ट देना चाहती है तो शेयर्स का वैल्यूएशन किया जाता है, क्योंकि उस पर वेल्थ टैक्स अप्लाई होगा। तो वेल्थ टैक्स तो वैल्यू पर ही अप्लाई होगा, तो ऐसे केसेस में भी शेयर का वैल्यूएशन करना पड़ता है। Whenever investors want to know the real or actual value of the investment, shares are to be valued. जब कोई इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो हमारे शेयर्स का वैल्यू जानेगा तब तो इन्वेस्ट करेगा। उसको इन्वेस्ट करना है हमारे कंपनी में जो है 2000 शेयर खरीदना है उसको, या 1 लाख शेयर खरीदना है, तो एक शेयर का कितना वैल्यू है आज की डेट में, तभी तो। If the company wants to know about its economic condition, shares are also required to be valued because share capital is the major part of the liability of the शेयर कैपिटल जो है कंपनी का मेजर लाइबिलिटी है। देखिए शेयर जो है वो कैपिटल है, लेकिन लाइबिलिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंपनी को जो है वो पैसा कहाँ से आया, तो अपने शेयर होल्डर से आया है। तो कंपनी का वो अपना पैसा तो नहीं है, शेयर होल्डर से लिया है तो कैपिटल बोलते हैं, आउटसाइडर से लिया है तो लोन बोलते हैं, वगैरह वगैरह लाइबिलिटीज। तो खैर, तो जब कंपनी जो है अपना इकोनॉमिक कंडीशन को, अपना फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहती है तो ऐसे केसेस में जो है कंपनी को अपना शेयर्स का वैल्यूएशन करना पड़ता है। टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स के कितने कितने वैल्यू हैं, अलग अलग वैल्यू शेयर्स का हम लोग देखते हैं। एक होता है पार वैल्यू, जिसको हम लोग एट पार वैल्यू बोलते हैं। बुक वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू है, कॉस्ट वैल्यू है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है और फेयर वैल्यू है। एक एक करके समझते हैं। पार वैल्यू क्या है? द अमाउंट ऑफ ईच शेयर ऑफ अ कंपनी इज मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, दिस अमाउंट इज कॉल्ड द पार वैल्यू ऑफ द शेयर। आप जानते हैं कंपनी का जो 2 मेन डॉक्यूमेंट्स होता है, दस्तावेज होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शेयर्स का जो एक वैल्यू वहां पर जो लिखा होता है, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं पार वैल्यू। मोर देन पार और फेस वैल्यू इज प्रीमियम एंड लेस देन फेस वैल्यू इज डिस्काउंट। कहता है कि मोर देन द पार वैल्यू, और अच्छा इसको पार वैल्यू बोले या फिर फेस वैल्यू बोले, एक ही बात है। तो पार वैल्यू या फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू में अगर शेयर इशू किया जा रहा है उसको प्रीमियम बोलते हैं। यानी 100 का शेयर अगर 110 में इशू किया जा रहा है 10 रुपये प्रीमियम, और वही अगर पार वैल्यू से कम में शेयर इशू किया जा रहा है, यानी 100 का शेयर मान लो 95 में इशू किया जा रहा है तो 5 रुपये डिस्काउंट। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद से जो है कंपनी अब डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती है, ठीक है, याद रखिएगा आप। चलो, दूसरा होता है बुक वैल्यू। when the capital of a company, when the capital of the company shown by its value is divided its number of shares, the result so arrived at is called the book value of the share। कहता है कि कंपनी का जो टोटल कैपिटल है आज के डेट में, कंपनी का जो टोटल कैपिटल है आज के डेट में मॉनेटरी फॉर्म में, रुपीज में, उसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर से तो एक शेयर का वैल्यू आ जाता है। ऐसे वैल्यू को हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर कैपिटल रिजर्व्स इंक्लूडिंग प्रॉफिट कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ द कंपनी एज पर इट्स बुक्स। यानी शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल कितना है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करेंगे, अब टोटल कैपिटल आता है, जिसको हम लोग शेयर होल्डर्स फंड को कहते हैं, जिसको हम लोग कंपनी का इक्विटी कहते हैं। इसको हम इसको हम लोग शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं। इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स से तो जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलेंगे बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो आज के डेट में जो मार्केट में जो आज विच इज दिस शेयर इज सोल्ड एंड परचेज इन द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में एक शेयर जितने में सेल किया जा रहा है और जो दूसरे लोग जो एक शेयर जितने में खरीद रहे हैं, इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। यानी मार्केट में जिस वैल्यू पर शेयर दिख रहा है वो मार्केट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू क्या है? The price which a shareholder has to pay in order to acquire a share is called its cost value. It includes market price and brokerage charges paid by the purchase of the share. तो cost value क्या है? तो cost value equal to the market value plus brokerage या broker charges या broking charges और भी जो charges होते हैं। तो एक शेयर मान लो 100 रुपये का है, आपने 10 शेयर खरीद लिया तो 10 शेयर इंटू 100 तो फिर 1000 रुपया हो गया। ब्रोकरेज या ब्रोकिंग चार्जेस उसमें लग गया, मान लो 100 रुपया लग गया, मान लो तो 1100 रुपया हो गया टोटल। तो आपका कॉस्ट पर शेयर कितना हो गया? 1100 रुपया डिवाइड बाई 10 शेयर, तो एक शेयर हो गया आपका 110 रुपये का। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पर शेयर या कॉस्ट वैल्यू।
कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है? तो एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इज कैपिटलाइज्ड एट अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या है? तो पर शेयर कितना प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी इसको हम लोग कहते हैं। तो एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज कैपिटलाइज्ड एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, this is called capitalized. This amount is divided by a number of shares of the company in order to find out the capitalized value of each share of a company. तो कैपिटलाइज वैल्यू क्या है? कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में जो है इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तो एक शेयर्स का जो वैल्यू है पहले से प्लस उसमें कर देंगे वो प्रॉफिट का अमाउंट जो मिला है कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऐड करके जो आएगा इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ वन शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या है? ये इसको बोलते हैं रियलाइजेबल अमाउंट ऑफ रियल एसेट्स ऑफ द कंपनी ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज फाउंड आउट, अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज इज डिडक्टेड फ्रॉम द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ रियल एसेट्स, द बैलेंस इज नोन एज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। देखो जी, कंपनी में जितने भी टोटल एसेट्स हैं, इस एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो, तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, इसको बोलते हैं नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू हो जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, कंपनी का आंतरिक मूल्य। तो ऐसे इसको हम लोग यानी नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, आंतरिक मूल्य। लास्ट में है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू एंड यील्ड और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज डिवाइडेड बाय 2 in order to find out the fair value। इंट्रिंसिक वैल्यू में जो है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से डिवाइड करके जो वैल्यू हम लोग को जो प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। तो फेयर वैल्यू। अब हम लोग बात करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ शेयर्स। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो शेयर्स के वैल्यू को प्रभावित कर देती है, शेयर्स का वैल्यू कम ज्यादा हो जाता है, क्या क्या चीजें हैं, आइए बात करते हैं। फिर इसको हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग कहते हैं। पहला नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस किस चीज़ का है? आप एफएमसीजी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप जो है सीमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं? तो नेचर ऑफ बिजनेस पर जो है आपका शेयर्स का वैल्यू कम ज़्यादा देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे ज़्यादा होता है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, शेयर्स का वैल्यू कम ज़्यादा होता है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल कंपनी ने जो है डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है? डिविडेंड तो उसको बोलते हैं जो आउट ऑफ प्रॉफिट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है। तो डिविडेंड कितना पे किया प्रीवियस ईयर में, इस पर शेयर्स का वैल्यू डिपेंड करता है। नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी में नेट टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स उसको बोलते हैं मतलब द एसेट्स विच वी कैन सी एंड टच, विच हैज़ द सॉलिड एग्जिस्टेंस, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, सॉलिड एग्जिस्टेंस जिसका होता है। तो टेंजिबल एसेट्स कितने हैं हमारे कंपनी में, इस पर शेयर्स का वैल्यू कम ज़्यादा होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी एक ऐसा, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है वो दो चीज़ों से बनता है, जिसमें कि एक तो आता है आपका इक्विटी, दूसरा होता है डेट। डेट एंड इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल कितना है और डेट कितना है। एक कंपनी मान लो 1000 करोड़ का है, इसमें 600 करोड़ का डेट है और 400 करोड़ का इक्विटी है, तो कैपिटल का स्ट्रक्चर जो है ये भी डिपेंड करता है कि शेयर्स का वैल्यू कम ज़्यादा कैसा होगा, क्या होगा। गुडविल कंपनी का, कंपनी गुडविल पर डिपेंड करता है शेयर्स का वैल्यू। इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है अदर पार्टीज इन दिस कंपनी, दूसरे पार्टीज हमारी कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्टमेंट जो है उसका वैल्यू पर डिपेंड करता है हमारे शेयर्स का वैल्यू। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन, किस तरह कंपटीशन है, जो जिस चीज़ का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी है, ऐसे कंपनीज का मार्केट में कंपटीशन कितना है और किस तरह कंपटीशन है ना। लॉन्ग टाइम कंपटीशन है, शॉर्ट टाइम कंपटीशन है, मिड टाइम कंपटीशन है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं इस पर डिपेंड करता है। क्वालिफिकेशन, कैपेसिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ डायरेक्टर्स, जो हमारी कंपनी में डायरेक्टर्स हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं, कितने शिक्षित है, उनका क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है। उन का एक्सपीरियंस और कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर्स, मार्केट में हमारा कितना शेयर्स है उसके डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करता है। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर, फ्यूचर में अगर कंपनी बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत प्रोग्रेस करने वाली है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलना है, R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी हमारा बहुत खर्च करती है, अच्छी कंपनी है, तो इस पर हमारे शेयर्स का वैल्यू डिपेंड करता है, कम ज़्यादा होता है। स्कोप ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी, हमारी कंपनी पर गवर्नमेंट ने कितना कंट्रोल है इस बात पर भी डिपेंड करता है। पोजीशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन द कंट्री,
हमारे कंट्री में कितना पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है, पीस एंड सिक्योरिटी है हमारे कंट्री में आज की डेट में, तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, हमारी कंपनी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, शेयर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहीं पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, या जो कह सकते हैं एक तरह का जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहते हैं। लोग चाइना में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं, अमेरिका दूसरे कंट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जिन कंपनीज में हमेशा जो है टेररिज्म भरा पड़ा है, वॉर वगैरह होता रहता है, उस कंट्री में तो कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो कंपनी में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है, कंपनी का वैल्यू, बिजनेस का वैल्यू और शेयर्स का वैल्यू कितना होगा। पॉलिटिकल कंडीशन कैसे हैं उस किसी देश के, इस पर डिपेंड करता है उस कंपनी में शेयर्स का वैल्यू कितना होगा उस कंपनी का। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द कंपनी, रिस्ट्रिक्शंस कितना है कंपनी में इन्वेस्टमेंट का, इस पर डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स कंटिन्यूएंस, हमारे जो कंपनी में जो मैनेजमेंट है उसका टाइप कैसा है, लॉन्ग रन मैनेजमेंट है या शॉर्ट रन मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का जो टीम है उनका एक्सपीरियंस कितना है, कैपेसिटी कितना है, क्वालिफाइड कितना है, उनका क्वालिफिकेशन कितना है, इस पर भी डिपेंड करता है हमारे शेयर्स का वैल्यू कितना होगा। अब आगे हम लोग लास्ट में आज बात करते हैं, थ्योरी पार्ट हम लोग कर रहे हैं आज, तो बस एक लास्ट चर्चा कर लेते हैं, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। शेयर के वैल्यूएशन कितने मेथड है, ऐसे तो 3 मेथड है, दूसरे वाले जो मेथड है उसके अंदर में फिर 2 मेथड है, तो 3 मेथड है। पहला मेथड है नेट एसेट्स मेथड, जो सबसे ज्यादा प्रचलित पॉपुलर मेथड है, नेट एसेट्स मेथड। दूसरा मेथड है यील्ड वैल्यूएशन मेथड, यील्ड वैल्यूएशन मेथड, इसके अंदर में फिर 2 मेथड है, बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, दूसरा है बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग्स। सॉरी यह गलती हो गया है ना, वो मैं नेक्स्ट क्लास पे इसको ठीक कर दूंगा। तो बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड और दूसरा बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग्स, ठीक है। और फिर लास्ट में होता है फेयर वैल्यू मेथड। तो ये 3 मेथड है मेन, एक इसके अंदर 2 अगर कर ले तो टोटल 5 मेथड है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, ये हमारा थ्योरी पार्ट है। इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो हमारे ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट आप किस चैप्टर पर या किस टॉपिक पर या फिर किस सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ बच्चों ने कमेंट में कहा है कि उनको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पर वीडियो चाहिए, उस पर मैं वीडियो जल्दी ला रहा हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर कुछ बच्चों ने कहा है उनको वीडियो चाहिए, उस पर भी मैं जल्दी ही वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। और ऑडिटिंग पर वीडियो मैंने जो रोक रखा था उसको भी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।